2017 के फाइनेंस बजट में गवर्नमेंट ने बोला था दैट हम रेलवे सेक्टर से 5 कंपनीज का आईपीओ लेकर आएंगे एंड उनको स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करेंगे। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC उन्हीं 5 कंपनीज में से लास्ट कंपनी है जिसका आईपीओ मंडे से ओपन होगा एंड इसी महीने में उसकी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टिंग हो जाएगी। पिछली 4 कंपनीज हैं इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, रेल विकास निगम एंड IRCTC। इरकॉन इंटरनेशनल को छोड़कर सबकी लिस्टिंग प्रीमियम पर हुई है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक आईपीओ ब्रीफ, कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स जानेंगे, कुछ नेगेटिव्स जानेंगे एंड अगर आपको इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना है देन यू शुड कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। एंड मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूँ वो सबसे लास्ट में बताऊंगा। मैं हूँ प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आईपीओ ब्रीफ। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 4600 करोड़। इसमें से 1/3 जाएंगे गवर्नमेंट के पास, बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एंड रिमेनिंग पैसे जाएंगे कंपनी के पास। एंड जो पैसे कंपनी के पास जाएंगे उस पैसे को कंपनी यूज करेगी अपनी कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। आईपीओ ओपन होगा 18 जनवरी को, क्लोज होगा 20 जनवरी को। 25 जनवरी को अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएंगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो 27 जनवरी को आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। 28 जनवरी को अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे एंड 29 जनवरी को ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हो जाएगी। प्राइस बैंड है 25 रुपये से 26 रुपये का। 575 शेयर्स का मार्केट लॉट है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,950 एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,94,350 रुपीज़। ये एक ब्रीफ था इस कंपनी के आईपीओ का। अब जानते हैं कंपनी के बारे में। IRFC 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी विद द सोल पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडियन रेलवेज। दैट मीन्स व्हेनेवर इंडियन रेलवेज को फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इंडियन रेलवे IRFC को अप्रोच करेगी। एंड साथ ही साथ रेलवेज की अदर सब्सिडीज को भी ये कंपनी लोन देती है, जैसे कि रेलटेल हो गया, कोंकण रेलवेज हो गया, पिपाभाव रेलवे हो गया एंड रेल विकास निगम लिमिटेड हो गया। इस कंपनी की मोर देन 98% रेवेन्यू इंडियन रेलवेज से आती है एंड रिमेनिंग 2% रेवेन्यू रेलवेज की अदर सब्सिडीज कंपनी से आती है जिसको इस कंपनी ने लोन्स दिए हैं। ये कंपनी इंडियन रेलवेज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट and in the form of financing acquisition of moving stocks like locomotives, wagons, trucks, cranes, etc. बेसिकली ये कंपनी रोलिंग एसेट्स परचेज करती है एंड उसके बाद ये कंपनी उन एसेट्स को रेलवेज को लीज पर दे देती है। लीज का पीरियड होता है अप टू 30 ईयर्स। रेलवेज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये कंपनी फंड्स मोबिलाइज करती है फ्रॉम जनरल पब्लिक और फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक LIC और सिमिलर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ ये कंपनी आउटसाइड इंडिया से भी रेलवेज के लिए फंड मोबिलाइज करती है। ये एक ब्रीफ था इस कंपनी के बारे में। अब जानते हैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स। सबसे पहला है सिंप्लीफाइड बिजनेस मॉडल। बेसिकली ये कंपनी बाहर से लोन लेती है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है एंड इंडियन रेलवेज को ट्रांसफर कर देती है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जीरो NPA। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की NBFC है बट स्टिल इस कंपनी का कोई भी NPA नहीं है। इस कंपनी की मोर देन 98% रेवेन्यू इंडियन रेलवेज से आती है, इसलिए लोन डिफॉल्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये कंपनी इकलौती कंपनी है जो इंडियन रेलवेज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो इस कंपनी की यहाँ पर मोनोपोली है। इस कंपनी का अगला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से ये कंपनी मार्केट से सस्ते रेट्स पर लोन ले पाती है। इसके बाद आता है कोविड का पॉजिटिव इम्पैक्ट। इंडिया का फाइनेंस बजट थोड़े ही दिनों में आने वाला है। दिस इज फॉर श्योर इस बजट में गवर्नमेंट रेलवेज के लिए बजट एलोकेशन कम कर देगी। दैट मीन्स रेलवेज के पास पैसे खर्च करने के लिए कम पैसे होंगे एंड अगर रेलवेज के पास कम पैसे होंगे तो उन्हें अपनी कैपिटल एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट के लिए लोन लेना पड़ेगा एंड अगर इंडियन रेलवेज लोन लेती है तो इंडियन रेलवेज इसी कंपनी के पास आएगी। ये कुछ इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स थे। सबसे पहला नेगेटिव फैक्टर है प्राइवेटाइजेशन। हालांकि प्राइवेटाइजेशन का इस कंपनी के ऊपर उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग गवर्नमेंट ने 150 ट्रेन्स आइडेंटिफाई किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये एक बहुत छोटा नंबर है। लॉन्ग रन में ये नेगेटिव हो सकता है अगर जो प्राइवेट कंपनीज इंडियन रेलवेज में आएंगी वो IRFC से लोन ना ले पाए, या फिर IRFC प्राइवेट कंपनीज को लोन देती है तो वहां पर थोड़ा सा NPA होने का चांसेस बढ़ सकता है।
उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर आता है एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इंडियन रेलवेज में पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है एंड कोई भी नेगेटिव डेवलपमेंट इस कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। उसके बाद एक नेगेटिव फैक्टर आता है इस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट से। ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है दैट सर्टेन अकाउंट्स विद इंडियन रेलवेज आर नॉट रिकनसाइल्ड। मतलब इस कंपनी के कुछ अकाउंट्स इंडियन रेलवेज के साथ रिकनसाइल्ड नहीं हैं। दूसरा पॉइंट ऑडिटर ने लिखा है दैट इस कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके अकाउंट्स रिकनसाइल्ड नहीं है एंड रिकन्सिलेशन किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर आपने हर्षद मेहता सीरीज देखी होगी तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला नेगेटिव फैक्टर इस कंपनी के फाइनेंशियल से निकल कर आता है, वो है इस कंपनी के अगेंस्ट चल रही 2655 करोड़ की सर्विस टैक्स प्रोसीडिंग्स। अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होती है तो वो इस कंपनी के एक साल के प्रॉफिट को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर सकती है। अगला नेगेटिव फैक्टर है इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग। जो भी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इस कंपनी को अपनी हाईएस्ट रेटिंग दी है। ऑन दी अदर हैंड जो फॉरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनकी रेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है। ये कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स थे अबाउट IRFC। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। इट्स एन NBFC। बेसिकली ये कंपनी एक जगह से लोन लेती है एंड दूसरी जगह लोन दे देती है। अगर आप इस कंपनी के एसेट्स देखोगे, लायबिलिटीज देखोगे, रेवेन्यू के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। आप इस कंपनी के एसेट्स देखो 31% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो 21% की CAGR से ग्रो कर रही है। प्रॉफिट इस कंपनी का 26% के CAGR से ग्रो कर रहा है, विच इज आउटस्टैंडिंग इफ वी कंपेयर विद द वैल्यूएशन एंड इशू प्राइस ऑफ दिस कंपनी। फाइनेंशियल वाइज कोई कंसर्न नहीं है बिकॉज ये कंपनी एक जगह से लोन लेती है, अपना प्रॉफिट ऐड करती है एंड दूसरी जगह उसको पास ऑन कर देती है। बेसिकली कॉस्ट प्लस मॉडल पर ये कंपनी ऑपरेट करती है। अभी तक हमने इस कंपनी के IPO का ब्रीफ देखा, कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स डिस्कस किए, फाइनेंशियल्स डिस्कस किए। नाउ इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू दिस IPO देन यू शुड कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO। What I am going to do, मैं इस कंपनी के IPO के लिए 1 लॉट की बिड जरूर करूंगा। हालांकि अभी तक मुझे किसी भी कंपनी के किसी भी IPO का कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिली। अगर मुझे अलॉटमेंट मिलती है तो आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज माई पर्सनल व्यू। ये एक छोटा सा ब्रीफ था अबाउट IRFC अपकमिंग IPO। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।